फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आई 12 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें समझने जा रहे हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट बना यूएसए का, तो वहीं से तुम्हारा एक दौर अनसर्टेनिटी का तैयार हो गया। यानी कि एक ही चीज़ सर्टन है, वो चीज़ क्या है? अनसर्टन है। समझ रहे हो ना? लेकिन एक चीज़ तो तय है कि बहुत सारा चीज़ अनसर्टन होने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में, क्योंकि इसका जो इनॉग्रल स्पीच देखोगे उसी स्पीच में इसका इंटेंट दिख गया कि ये क्या करने जा रहा है। अमेरिका फर्स्ट का बात करता है डोनाल्ड ट्रंप, तो बहुत कुछ समझेंगे इसमें देखो, और इसका असर भारत पे भी पड़ेगा। समझ गए ना? तो विद द डोनाल्ड ट्रंप एट द हेल्प ऑफ यूएसए द ओनली सर्टेनिटी इज अनसर्टेनिटी। समझ रहे हो ना? जैसे ये 47वें प्रेसिडेंट बना है यूनाइटेड स्टेट्स का, एक ही चीज़ तय है कि जो चीज़ तय नहीं है कि ये क्या करेगा, क्या अनसर्टेनिटी लाएगा ये इंटरनेशनल रिलेशन। देखो, तो एक एक पॉइंट पढ़ना है, समझना है सभी चीज़ को। 47वें प्रेसिडेंट बना है यूनाइटेड स्टेट्स का, और देखो इसने बहुत सारा रिकॉर्ड भी बनाया है। एक तो सबसे ज़्यादा ओल्ड पर्सन एज अ प्रेसिडेंट, अपना ही रिकॉर्ड इसने बीट किया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एकमात्र सेकेंड ये प्रेसिडेंट है जिसने 2 नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स में प्रेसिडेंट बना है। आमतौर पे क्या होता है कि यूएसए में आप मैक्सिमम 2 टेन्योर तक बन सकते हो, है ना। और ये देखा गया है यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में कि जो एक टर्म बना और सेकेंड टर्म नहीं आया तो फिर थर्ड टर्म आना उसका मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम एक बार एक कैंडिडेट कितना 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। मैं देखो इसका गजब बात हुआ ना, 2017 में भी बना ये, 2017 से हाँ लगभग 4 साल रहा नहीं है। उसके बाद फिर ये जो बाइडेन जीता, उसको फिर ये जीत के आया है। तो कहने का मतलब एक बार हिस्ट्री में हुआ था ऐसा, एक बार जो किए थे ग्रोवर क्लीवलैंड, ये किए थे पहले, इससे पहले। समझ गए ना? हाँ, देखो तो इस समझ पा रहे हो ना बच्चे लोग? तो जैसे कि देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट बना है और चीफ जस्टिस जो यूनाइटेड स्टेट्स का है उनके सामने में शपथ लिया है इसने, जॉन रॉबर्ट्स के सामने में। और इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में आफ्टर ग्रोवर क्लीवलैंड की जो 2 नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कंटिन्यूस नहीं रहे 8 साल तक, ये नॉन कंटिन्यूस फॉर्म। इससे पहले एक कोई पहले कर पाए थे, ग्रोवर क्लीवलैंड कर पाए थे। और ये तो दिखता ही है इसका एम्बिशियस एजेंडा। इनाग्रल स्पीच में ही इसने बहुत सारा सेवरल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जो प्रेसिडेंट करता है। और इसने कहा है कि हम यूएसए को पूरी तरीके से बदल देंगे। समझ गए? यूएसए का जो ग्रेटनेस, अमेरिका ग्रेटनेस, उसको फिर से वापस लाएंगे। और जैसे तुम लोग बचपन में सुने हो चिल बेबी चिल, तो ये बोल रहा है ड्रिल बेबी ड्रिल। इसका मतलब ये हुआ, समझो इस वर्ड का मतलब ये है कि जानते हो कि रिसेंट टाइम में सेल गैस बहुत ज़्यादा मिला था यूनाइटेड स्टेट्स में, और वर्ल्ड में ही एक पेरिस एग्रीमेंट में एक तरह से कह सकते हो कि कॉपरेशन बना कि अब हम लोग ये थर्मल पावर प्लांट को ज़्यादा हम लोग वो नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे। बट ये क्या बोल रहा है कि जितना हो सकता है उतना ड्रिल करो। हम ये विश्वास नहीं करते हैं क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। ये हमेशा से स्केप्टिकल रहा ही है क्लाइमेट चेंज को लेके, ये ज़्यादा सीरियस नहीं है क्लाइमेट चेंज को लेके, क्योंकि अभी थोड़ी देर में बताएंगे तुम लोग को। फिर पेरिस एग्रीमेंट से ये निकल गया, हाँ ऑर्डर दे दिया, पेरिस एग्रीमेंट से निकल गया। अच्छा हाँ WHO से भी निकल गया। तो यहाँ पे समझो बच्चे लोग कि इसका कमिटमेंट क्या है कि डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन होना चाहिए, इसलिए इसने नारा दे दिया ड्रिल बेबी ड्रिल। समझ गए ना? और ये चाहता है कि जो गोल्डन एरा है यूनाइटेड स्टेट्स का वो फिर से लौट के आए। ये चाहता है अपने प्रोस्पेरिटी, डेमोक्रेसी और फ्रीडम को एक नया रिस्टोरेशन दें, एक नए तरीके से हम फिर यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा करें, जिस इसके लिए यूएसए जाना जाता था। ठीक है, एम्बिशियस प्रोग्राम है ये, और देखेंगे हम लोग फ्यूचर में कि किस तरह ये टर्न अराउंड होता है, कैसे ये निकल के आता है इसके टेन्योर में। क्योंकि प्रॉमिस करना अलग बात होता है, करना अलग चीज़ होता है। अच्छा यहाँ पे देखो, तो यहाँ से हम लोग जो इनाग्रल स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप का जो इनाग्रल स्पीच में जो मुद्दा पे टच किया गया वो सब मुद्दा हम लोग समझेंगे। नंबर 1 देखो, पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड दोनों के बारे में पढ़ाए थे रिसेंटली हम।
इसने अब पनामा कनाल के बारे में अपने इनॉग्रल स्पीच में ही बोला है कि 1977 में जो उस समय के तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर के साथ जो समझौता हुआ पनामा का, और जिसके वजह से हैंड ओवर कर दिया गया पनामा को ही पनामा कनाल, जो कि पनामा कनाल कौन बनाया था? यूएसए बनाया था। जिमी कार्टर के एग्रीमेंट के वजह से, जिमी कार्टर कौन थे? प्रेसिडेंट जो थे, जिसका हाल फिलहाल में ही अभी निधन हुआ है। तो प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और उस समय के जो भी तत्कालीन जो क्यूबा के रहे होंगे, दोनों के बीच में साइन हुआ, ठीक है, दोनों के बीच में साइन हुआ, उसको हैंड ओवर कर दिया गया। यानी कि पनामा कनाल का जो अथॉरिटी है, कंट्रोल है, वो पूरा पनामा को दे दिया गया, कंट्री को दे दिया गया। तो यहाँ पे यूएसए ने कहा है कि देखिए 3/4 तो हमारा ही कार्गो वहाँ से जाता है, 75%। अभी चाइना का भी वहाँ पे सेकेंड कार्गो बहुत ज़्यादा जा रहा है, मतलब सेकेंड में है वो। और अमेरिकन शिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज लगाए जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि लंबा समय तक अमेरिकन जो शिप से उसको रुकना पड़ रहा है वहाँ पे, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। और चार्ज भी क्या है, बहुत ज़्यादा ही लगाया जा रहा है, तो ये भी अनएक्सेप्टेबल है। तो हम किसी तरह हम पनामा को लेंगे वापस, समझ गए। नंबर 2, ग्रीनलैंड को लेकर भी बताए थे तुम लोग को। और देखो इसने ये बहुत बड़ी बात है कि आमतौर पे क्या होता है कि जब कोई हार जाता है प्रेसिडेंट कैंडिडेट, तो उसके ऊपर ना बहुत आरोप लगता है, उसके ऊपर बहुत मल्टीपल चार्जेस लगते हैं। ऐसा होता है ना, यूएस में भी ऐसा ही हुआ। जब डोनाल्ड ट्रंप हार गया पिछले बार जो बाइडेन के अगेंस्ट, तो डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहा है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा विक्टिम बनाया गया, हमारे ऊपर बहुत चार्जेस लगाया गया। वहाँ हम पूरी तरीके से आश्वस्त करते कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ये बड़ी बात है, हम झूठ मूठ के जो बाइडेन को नहीं फंसाएंगे, या जो भी उधर का पार्टी है उसको हम फालतू का नहीं डालेंगे। ये बड़ी बात है। देखो किसी प्रेसिडेंट के द्वारा कहना कि इसने डायरेक्टिव दिया कि रिस्टोरेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच को फिर से रिस्टोर करेंगे, और जो भी गवर्नमेंट सेंसरशिप हो रहा है फ्री स्पीच पे, ठीक है, उसको प्रिवेंट करेंगे, कि यानी कि पूरा देंगे मीडिया सबको प्रचार करने के लिए। ये काम हम नहीं करेंगे। और इसने ये भी डायरेक्टिव दिया कि जो पॉलिटिकल एडवाइजरी को जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस हिसाब से यातना दिया, वो हम नहीं करेंगे। यानी कि हम जो बाइडेन का जो भी रहा है पिछले बार का, जो भी पॉलिटिकल एडवाइजरी हमारे रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम टीट फॉर टैट नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है वर्ल्ड में। आमतौर पे क्या होता है कि सत्ता चला गया आपका, तो फिर दूसरे के हाथ में सत्ता आया। जैसे याद करो इंदिरा गांधी और जनता पार्टी का, यही ना हो रहा था। ये नहीं होना चाहिए, फिर इससे देश को बहुत ज़्यादा है ना नुकसान झेलना पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत सुंदर चीज़ है। दूसरी बात ये है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि अटेंडेंस जो है ना, फुल अटेंडेंस होना चाहिए कर्मचारी का। इसके लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट भी बना दिया। एफिशिएंसी होना चाहिए, जितने भी एम्प्लॉयज़ जो काम करने के लिए आते हैं दफ्तर में, ऑफिस में, सबका अच्छा खासा एफिशिएंसी होना चाहिए, अटेंडेंस होना चाहिए। और इन्होंने ऑफिस भी क्रिएट कर दिया, एक डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर दिया इसके लिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर एफिशिएंसी करके कुछ इस तरह का डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया है। बात समझ रहे हो ना? तो कुछ है निर्णय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर देखोगे कि यस, इसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है बच्चे लोग, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से निकल रहा है, ठीक है, निकलने के लिए। अब ये समझते, पिछले बार जब ये बना था डोनाल्ड ट्रंप, तो उस समय इसने जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था तो उस समय 3 साल लगा था इसको निकलने में, और इस बार ज़्यादा नहीं 1 साल लगेगा निकलने में, क्योंकि प्रोसीजर होता है। तो इस बार इसको पेरिस एग्रीमेंट से निकलने में 1 साल लगेगा। और पेरिस एग्रीमेंट जानते हो, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है वो जानते हो ना, उसमें एनडीसी का बात है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये किस तरह कोऑर्डिनेट एफर्ट होना चाहिए वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज को लेके, बट उससे ये निकल रहा है, समझ गए ना। अभी तक देखोगे यदि तो ईरान, लीबिया और यमन वही तुम्हारा 2015 के पेरिस डील से अलग है। अब यूएसए भी हो जाएगा, समझ गए। दूसरी बात यह है कि देखो याद करो, जब डोनाल्ड ट्रंप हारा था पिछले बार, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो समर्थक थे वो यूएस कैपिटल को अटैक किए थे ना, तोड़ ताड़ दिए थे ना पूरी तरीके से, वो अंदर घुस गए थे, असेंबली में घुस गए थे। तो ऐसे 1500 इंडिविजुअल को इन्होंने क्या किया, पार्डन कर दिया, क्लेमेंसी दे दिया। यूएस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे लगभग 1500 इंडिविजुअल को एक बार में क्लेमेंसी मिला, एक बार में पार्डन मिला हो, क्योंकि सब इसी का समर्थक था। ये बड़ी बात है। देखो यूएस बनते ही, समझ लो ना, प्रेसिडेंट बनते ही जो भी इसके समर्थक थे, जिसने 2020 के
जब रिजल्ट आया था, जो बाइडेन जीता था, तो उस चीज़ से खुश ना हो कि यूएस कांग्रेस में ही अटैक हो गया था, उस हाउस में ही अटैक पहली बार हुआ था यूएस की हिस्ट्री में। हाँ, तभी तो इसके ऊपर आरोप भी लगाया था, क्या है ये, क्या कर रहा है ये। फिर वही आदमी जीता है, तो इसलिए अपने सपोर्टर को पूरी तरीके से छुड़वा दिया, कह सकते हैं। हाँ, तो जो बाइडेन भी तो यही तो किया है। जो बाइडेन का अंतिम समय में अपने बेटे को उसने पार्डन कर दिया। पर सर इससे पहले जितना भी था सब छिप के करता था, हाँ, ओपन आके कर दिया। ये तो ये बात तो है, डोनाल्ड ट्रम्प में खास बात यही तो है कि ओपन है ये आदमी। एक सर डिपार्टमेंट, डेडिकेट डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ यूएसए का, उसका हाँ, हेड कौन है? एलन मस्क। पता है मुझे। और एलन मस्क को खुद झटका दे दिया है। तुम्हारा गेट, वो जो सबसे बड़ा जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, गेट्स का प्रोजेक्ट, मैं बताऊंगा तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में, वो दूसरे उसके विरोधी को दे दिया, सैम अल्टन को दे दिया। और उसके वजह से एलन मस्क को बुरा लग रहा है, ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहा है वो। यह देखो, ये खुद अपने आप में एक कॉर्पोरेट आदमी है, मत समझो डोनाल्ड ट्रम्प कौन है। डोनाल्ड ट्रम्प अपने आप में एक कॉर्पोरेट है, एंड ही नो कैसे कॉर्पोरेट को बैलेंस किया आता। नहीं तो इसके ऊपर भी आरोप लगेगा कि खाली वो चला गया एलन मस्क के पास में, ये दोनों को बैलेंस कर रहा है। एक डिपार्टमेंट को तो खुद दे ही दिया, एलन मस्क को दे ही दिया इसने। एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं कि सभी उसको मिलेगा। दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एआई का, ठीक है, जिसमें कितना लाख करोड़ है, मैं बताऊंगा तुम लोग को, वो दे दिया, उसके विरोधी को दे दिया है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत लफड़ा हो रहा है अभी ट्विटर पे। एनीवे देखो यहाँ पे ही एक्स पे देखो, इसने कहा, क्या बोला ना कि हमारा इंटेंशन है कि हम ग्रीनलैंड लेंगे, और ग्रीनलैंड इसके लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगह है यूएस के लिए, क्योंकि नॉर्दर्न यूएस में ही आता है ग्रीनलैंड। डेनमार्क कंट्रोल करके रखा है, और हमने देखा था कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कुछ वक्त के लिए यूएस ने कंट्रोल किया था इस चीज़ को, समझे। तो ये बोला कि श्योरली डेनमार्क विल कम अलोंग, तो देख लेंगे डेनमार्क को बढ़िया से हम, और वो चाहिए हमें, क्योंकि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से वहाँ पे सी लाइन्स बन रहा है, और जैसे चाइना और रसिया का जो वहाँ पे इंटरेस्ट है, तो कम से कम उसको करने के लिए, काउंटर करने के लिए ग्रीनलैंड होना बहुत ज़रूरी है यूएस के लिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प का मानना है। आगे देखो, अच्छा क्यूबा के बारे में ही बोला है। पहले तुमको समझना पड़ेगा कि पहले के लोग ने क्या किया और ये क्या करने वाला है। जब जो बाइडेन बने थे प्रेसिडेंट, तो जो बाइडेन ने क्या किया था कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर लिस्ट, ठीक है, यानी कि स्टेट खुद ही टेरर को फंडिंग कर रहा है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन होता है यूएस में। तो क्यूबा को हटा दिया गया उस चीज़ से, यानी कि क्यूबा को, समझे, क्यूबा यानी कि ये टेरर लिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टेट स्पॉन्सर, यानी कि स्टेट खुद स्पॉन्सर कर रहा है टेरर को। तो जो बाइडेन जब बने, तो जो बाइडेन ने क्यूबा को हटा दिया था। मैं ये क्या किया, फिर आके क्यूबा को अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि क्यूबा जो है बहुत छोटा कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स के बगल में, कैरिबियन सी के आसपास है ना ये क्यूबा। मैं क्यूबा ने शुरू से नाको दम करके रखा था बच्चे लोग, यदि हिस्ट्री देखोगे क्यूबा और यूएस का। मैं फिर से डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कर दिया, क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि सैंक्शन पे सैंक्शन लग जाएगा क्यूबा पे ऊपर। दूसरी बात देखो, अब देखो डोनाल्ड ट्रम्प कितना ब्रेव्ड है, या ब्रेव्ड कहो या जो भी कहो। अच्छा, अभी एक स्पीच वायरल हुआ था ना, एक जो थी, एक जो क्रिश्चियन लेडी जो थी, क्रिश्चियन को जो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, उन्होंने जो स्पीच दिया था कि जो बाइडेन प्लीज़ ट्रांसजेंडर को भी देखो, वो बहुत वायरल हुआ है रिसेंट टाइम में। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने तो एक ही बार झटके में बोल दिया कि ये जो प्रोटेक्शन है ट्रांसजेंडर के लिए सब खत्म कर रहे हैं। जो दो ही जेंडर जाना जाएगा यूएस में, मेल और फीमेल, ट्रांसजेंडर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ये बड़ी बात है, जहाँ पे वर्ल्ड में ट्रांसजेंडर को रिकॉग्निशन मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ट्रांसजेंडर समझ रहे हो ना, दिव्यांग लोग, एलजीबीटी कम्युनिटी वाले लोग सब, दिव्यांग नहीं बोलेंगे सॉरी, एलजीबीटी कम्युनिटी वाले लोग सब, वो खत्म कर दिया उसको। जो भी प्रोटेक्शन मिल रहा था, जो भी स्पेशल जो मिल रहा था, जो भी प्रिविलेज, सब खत्म। हाँ, डेरोगेटिव है ये। मैं इसका इलेक्शन के टाइम में ही वही था, इसका नारा ही था कि दो ही रहेगा। यहाँ पे देखो, और डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा कि 25% टैरिफ लगाएंगे मैक्सिको से जो सामान आ रहा है, कनाडा जो सामान आ रहा है, 25% लगाएंगे अब, ठीक है। इतना ही नहीं, और भी बहुत खतरनाक चीज़ सब बोला है, इंडिया के लिए भी बोला है ये, ब्रिक्स कंट्री के लिए। उससे पहले देखो 10 नंबर WHO से निकल गया ये। हाँ, WHO से निकलने के पीछे इसने रीजन दिया कि WHO नाकाम रहा कोविड-19 पैंडेमिक को रोकने में, इसलिए हम निकल रहे हैं। अर्जेंटली जो नीड चाहिए, जो रिफॉर्म चाहिए, वो रिफॉर्म्स कर ही नहीं पाता है WHO, इसलिए हम निकल रहे हैं। दूसरी बात है कि WHO का जो मेंबर स्टेट्स, हाँ, उससे काफ़ी ये क्या है, प्रभावित है, वही चाइना को टारगेट किया है और कुछ नहीं। और दूसरी बात है कि इतना ज़्यादा पैसा मिलता है यूएसए से, फिर भी कहाँ कुछ हो रहा है, इसलिए हम निकल रहे हैं। तो WHO से निकल गया ये, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प को लगता है कि WHO एक एफिशिएंट
ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसने 2021 का जो डायरेक्टिव उसको पलट दिया। 2021 का डायरेक्टिव क्या था कि उसमें क्या था कि यूनाइटेड स्टेट्स में 2030 तक एटलीस्ट हाफ जो व्हीकल्स होगा वो, यानी 50% जो व्हीकल होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगा। वो जो बाइडेन किए थे, मैं इसने बोला कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सकता है उतना फसल, वही जो बोले ना ड्रिल बेबी ड्रिल, जितना ड्रिल हो सकता है उतना ड्रिल करो। तो ये क्लाइमेट चेंज को मानता ही नहीं है यार, तो क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना नहीं है, समझा। और इसने डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कि जितने भी इमिग्रेंट्स से बाहर से लोग आए हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, उसको भगा देंगे। तो एक एस्टीमेट के हिसाब से देखोगे लगभग भारत का भी लगभग 7 लाख लोग, इंडियन 7 लाख लोग जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकता, उसके ऊपर ये मामला आ सकते हैं, समझ रहे हो। दूसरी बात है कि ये जो था बर्थ राइट सिटीजनशिप वाला चीज़, जो पिछले क्लास में भी हम तुम लोग चर्चा किए थे, ये भी खत्म कर। हालांकि ये चैलेंज हो गया तुम्हारा कोर्ट में, देखते हैं कोर्ट में कैसे डिसाइड होता है। लीगल चैलेंज तो होगा ही, क्योंकि देखो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये चीज़ डाला गया था, 14th अमेंडमेंट था आई थिंक, जाके क्रॉस चेक कर लेना। 14th अमेंडमेंट करके ये डाला गया था कि कोई H1B1 वीज़ा लेके आया है, काम कर रहा है, कोई स्किल्ड वर्कर काम कर रहा है, यदि उसका बच्चा हो जाए तो बाय बर्थ उसको यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि यदि ऐसा होता है फरवरी के बाद, तो उसको, यानी किसी का बर्थ होता है H1B1 वीज़ा वाला जो आदमी है, उसका बच्चा होता है, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। तो ये जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पहले डाला गया है, तो ये लीगल मैटर है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ का कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। तो देखते हैं कोर्ट क्या डिसाइड करता है, बात समझे ना। हाँ, और दूसरी बात है, बोला गया ब्रिक्स कंट्री के ऊपर भी कि यदि ब्रिक्स कंट्रीज यदि नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन करे, जो कि अभी देखो ट्रेंड हो रहा है ना, अभी इंडिया रसिया देखो, हाँ वोस्टो और नोस्टो अकाउंट देखे थे हम लोग, इंडियन करेंसी और वहाँ के करेंसी में एक्सचेंज हो रहा है। चाइना भी कोशिश करता है अपना रिनमिनमी प्रमोट करने का, समझ रहे हो बात को ना। इसने कहा कि ब्रिक्स कंट्री यदि ट्रांजैक्शन करते हैं एक दूसरे में, वो भी नॉन डॉलर फॉर्म में, तो 100% टैक्स लगा देंगे उसके ऊपर। देखो ना, खुलेआम एक वार्निंग है। अब ये जाएगा कहाँ आगे, तो इससे सामान महंगा हो जाएगा। उससे जो ओवर द पीरियड जो ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम जुड़ा, क्योंकि जानते हो ना, एक कंप्यूटर बनाने में 40-50 कंट्री का रोल है, कुछ यहाँ से बनता है, कुछ वहाँ से बनता है, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में सब जुड़ा हुआ है। तो इट इज़ अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन, और इससे पूरा दुनिया में ही इम्पैक्ट पड़ेगा, समझ गए। आगे देखोगे, इसने कहा कि यस नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं मैक्सिको के बॉर्डर में, सॉदर्न बॉर्डर में, क्योंकि मैक्सिको से बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं। और दूसरी बात है, बहुत सारा ड्रग सप्लाई होता है। ये तो पहले आया था तो बोला था कि हम वॉल बना देंगे, वॉल कोशिश भी किया था, वो बना नहीं। इतना बड़ा वॉल कैसे बनेगा जी। नाम भी चेंज करने का प्रपोज किया है, गल्फ ऑफ मैक्सिको गल्फ ऑफ अमेरिका बनाएगा। हाँ, नाम अच्छा ये भी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बनाने का बात कर रहा है, ठीक है। और देखो इसने कहा कि सॉदर्न बॉर्डर पे हम नेशनल इमरजेंसी घोषित कर रहे हैं। नेशनल यानी कि वहाँ पे बहुत तैनात रहेगा ऑफिसर्स। नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या, कर्फ्यू टाइप का सिचुएशन, समझ गए ना। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन प्रोग्राम जाए कोई काम का नहीं है, यानी कि कोई भी ट्रांसजेंडर को, कोई भी इस देश में सब बराबर है, किसी को रिजर्वेशन कुछ नहीं मिलने जा रहा है। अब जो होगा जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन वो कलर ब्लाइंड होगा, मेरिट बेस्ड होगा, यानी कि आप ट्रांसजेंडर हो तो आपको कोई प्रिविलेज नहीं मिलने वाला है, आप ये हो तो कोई प्रिविलेज मिलने वाला नहीं, मेरिटोरियस हो तब आपको मिलेगा वो पोजीशन। ये बड़ी बात है, समझ रहे हो ना। इससे यूएस वाला लोग खुश होगा ना, क्योंकि मेरिटोरियस का बात होगा तो हर लोग ही खुश होगा कि जो मेरिटोरियस है, जो पढ़ने लिखने में तेज है, जिसके पास टैलेंट है, वो जॉब लेगा। बात समझे, इसलिए डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन प्रोग्राम जाए भाड़ में। दूसरी बात है ग्रीन न्यू डील, ये भी इसने बोला खत्म कर देंगे। याद करो, ये ग्रीन न्यू डील जो कि जॉ बाइडेन के टाइम में आया था, इसमें ये कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, बनाया गया। तो बोला कि इसको स्क्रैप कर रहे हैं। देखो इन्होंने फेमस नारा दिया है कि जो प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस, अभी तो जानते हो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट रिजर्व हो गया है, चाहे ऑयल के मामला में हो चाहे गैस के मामला हो यूएस में। तो इसने इसलिए नारा दिया ड्रिल बेबी ड्रिल। हाँ, इसे क्या जितना ड्रिल हो सकता है करो, कोई बात नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो, बड़ी बात है। इसने कहा कि एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस भी बनाएंगे, जो नया टैरिफ लगा रहे हैं ना, उससे अलग से एक डिपार्टमेंट बनेगा, वहाँ पैसा कलेक्ट होगा,
ठीक है, मगर देखो जाएगा कहाँ ये। इस तरह का यदि प्रोटेक्शनिस्ट थॉट हो तो वर्ल्ड को ही इम्पैक्ट करेगा, वर्ल्ड के ट्रेड पे ही इम्पैक्ट करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट कन्विक्टेड फेलम टू बी सोन एज, कन्विक्टेड आदमी है ना, पकड़ा गया, इसके ऊपर केस चल ही रहा है ना, फिर भी प्रेसिडेंट बना है, और उसके बावजूद ये थॉट रखता है। एक बात तो डोनाल्ड ट्रंप का बढ़िया चीज़ है कि जो सोचता है वो बोलता है, बीच में लाल रॉकेट नहीं, डायरेक्ट आदमी है ये, ठीक है। और ये चीज़ यूएस को पसंद आ रहा है, क्योंकि जो नागरिक को जो पसंद आए वही उसका लीडर बनेगा। अब कितना वो सही है कितना गलत है वो डिबेट होते रहेगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड। आज सुबह ही सर